चलिए आज उस विषय पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं जिसने हाल ही में मतलब पूरे देश का ध्यान खींचा है। ये ओला इलेक्ट्रिक के एक इंजीनियर की दुखद आत्महत्या का मामला। हाँ, ये घटना ये अक्टूबर 2025 की बात है और इसने कॉर्पोरेट जगत में खासकर ये जो तेजी से बढ़ते स्टार्टअप्स है ना, वहाँ एक बड़ी बहस छेड़ दी है। बिल्कुल। तो हमारे पास ना इस मामले से जुड़ी कई रिपोर्ट्स हैं और कुछ दस्तावेज भी हैं। हाँ। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों के आधार पर समझें कि भाई असल में हुआ क्या, मुख्य आरोप क्या हैं और इस एक घटना ने काम करने के माहौल पर, कंपनियों की जिम्मेदारी पर, इन सब सवालों को कैसे हवा दी है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं घटना के बिल्कुल केंद्र से, बैंगलोर के वो 38 वर्षीय इंजीनियर के अरविंद जी, उनकी आत्महत्या से। हाँ, के अरविंद वो 2022 से ओला इलेक्ट्रिक में थे, होमोलोगेशन इंजीनियर थे। अच्छा, होमोलोगेशन इंजीनियर मतलब ये वो होते हैं जो देखते हैं कि गाड़ी सरकारी नियमों और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरे। जी हाँ, बिल्कुल वही। तो उन्होंने 28 सितंबर 2025 को खबरों के मुताबिक जहर खाकर अपनी जान दे दी। लेकिन जैसा आपने कहा, ये मामला सिर्फ एक दुखद आत्महत्या नहीं रहा। सही कहा, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद उनके घर से एक सुसाइड नोट मिला और वो भी 28 पन्नों का। 28 पन्ने? हाँ, 28 पन्ने। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि लिखने वाले के मन में कितना कुछ चल रहा होगा। निश्चित रूप से। और इसी नोट ने मतलब पूरे मामले को एक अलग ही दिशा दे दी। बिल्कुल, वो महज एक नोट नहीं लगता, वो एक तरह का विस्तृत बयान है। और इसमें अरविंद ने सीधे तौर पर दो लोगों पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। हाँ, कौन है वो लोग? एक तो ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भाविश अग्रवाल और दूसरे एक और वरिष्ठ अधिकारी हैं सुब्रत कुमार दास। ओके, और आरोप क्या है? आरोप है लगातार मानसिक उत्पीड़न, वेतन रोकना और भावनात्मक दबाव बनाना। ये शब्द सीधे नोट से ही लिए गए हैं, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। मानसिक उत्पीड़न, भावनात्मक दबाव, ये तो ऐसे आरोप हैं जिन्हें साबित करना अक्सर मुश्किल होता है। हाँ, वो थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है। लेकिन ये वेतन रोकने वाला आरोप, ये तो काफी ठोस लगता है। इसकी जांच हो सकती है क्या? नोट में इस बारे में कुछ और था? हाँ, अरविंद ने नोट में साफ साफ लिखा है कि उन्हें कई महीनों से उनका पूरा वेतन और जो दूसरे भत्ते वगैरह होते हैं वो नहीं दिए जा रहे थे। अच्छा। और उन्होंने ये भी लिखा कि काम का माहौल बहुत ही टॉक्सिक, मतलब जहरीला हो गया था और वो लगातार भारी तनाव में थे। हाँ। तो ये सिर्फ पैसों की तंगी का मामला नहीं लगता। ऐसा लगता है कि वो काम की जगह पर मतलब घुटन महसूस कर रहे थे। ये तो वाकई गंभीर बात है। और फिर मामले में एक और चीज सामने आई जिसने शक को और गहरा दिया, है मां? हाँ, वो पेमेंट वाली बात। हाँ, उनकी मृत्यु के ठीक बाद कंपनी ने उनके खाते में पैसे ट्रांसफर किए। ये बिंदु बहुत अहम है और इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच में ये बात सामने आई कि अरविंद की मृत्यु के सिर्फ 2 दिन बाद ओला इलेक्ट्रिक ने उनके बैंक खाते में एक बड़ी रकम ट्रांसफर की। कितनी रकम? 17,46,313 रुपए। 17 लाख से भी ज्यादा। ओ, 2 दिन बाद 17 लाख रुपए। हाँ, और ये रकम और उसका समय, मतलब टाइमिंग, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अगर ये उनका बकाया वेतन ही था, मान लीजिए कंपनी यही कहती है, तो सवाल उठता है कि ये भुगतान उनकी मृत्यु से पहले क्यों नहीं हुआ? एग्जैक्टली। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई और बात हो सकती है? यही सबसे बड़ा सवाल है। अब कंपनी का पक्ष ये हो सकता है कि भाई ये पेंडिंग पेमेंट था, प्रोसेस में था, हो गया। लेकिन बाहर से देखने वालों के लिए और जाहिर है जांचकर्ताओं के लिए भी मृत्यु के तुरंत बाद इतनी बड़ी रकम भेजना मतलब कई शंकाओं को जन्म देता है। हाँ, क्या ये एक तरह से मान लेना था कि हाँ पेमेंट रुका हुआ था, या फिर जो आरोप लग रहे थे उनकी गंभीरता कम करने की कोशिश थी? सही कहा। इसका असली मकसद क्या था, ये तो जांच का ही विषय है। तो इस मामले में कानूनी कार्रवाई कहां तक पहुंची है? पुलिस ने इसे कैसे लिया? देखिए, शुरू में तो पुलिस ने इसे एक अप्राकृतिक मृत्यु, मतलब अननेचुरल डेथ के तौर पर दर्ज किया था। वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ऐसी स्थितियों में। ओके। लेकिन जब वो 28 पन्नों का सुसाइड नोट मिला जिसमें सीधे सीधे उत्पीड़न और उकसाने के आरोप थे, तो फिर मामले की प्रकृति बदल गई। तो मतलब अब ये सिर्फ एक अप्राकृतिक मौत का केस नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने केस को अपग्रेड किया और भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने, मतलब अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला दर्ज किया। धारा 306, ये तो एक गंभीर आपराधिक आरोप है। बहुत गंभीर।
इसका मतलब है कि अब पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है कि क्या किसी के कामों ने या दबाव ने अरविंद को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। और इस एफआईआर में मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में क्या भावेश अग्रवाल और सुब्रत कुमार दास का नाम सीधे तौर पर आरोपी के रूप में है? जी हाँ, एफआईआर में दोनों का नाम बतौर आरोपी शामिल किया गया है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें देश की एक इतनी बड़ी और जानी मानी कंपनी के सीईओ का नाम शामिल है। जाहिर है ओला इलेक्ट्रिक ने इन आरोपों पर कुछ तो कहा होगा। उनका क्या पक्ष है? ओला ने सार्वजनिक तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी इन आरोपों का खंडन किया है। उनकी मुख्य दलील ये है कि अरविंद ने कभी भी कंपनी के अंदरूनी चैनलों से, मतलब जैसे एचआर डिपार्टमेंट होता है या कोई और फोरम, वहां पर उत्पीड़न या सैलरी की समस्या को लेकर कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। ये एक दिलचस्प पॉइंट है। कई बार ऐसा होता है कि कर्मचारी औपचारिक शिकायत करने से हिचकाते हैं। बिल्कुल। शायद नौकरी जाने का डर हो या लगे कि कौन सुनेगा। हाँ, हो सकता है उन्हें सिस्टम पर भरोसा ना रहा हो। तो इसी तर्क के आधार पर ओला इलेक्ट्रिक ने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। किस लिए? उन्होंने मांग की है कि उनके अधिकारियों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे रद्द किया जाए। उनका कहना है कि भाई, जब कोई अंदरूनी शिकायत ही नहीं थी तो सीधे एफआईआर दर्ज करना सही नहीं है। और हाईकोर्ट ने इस पर क्या कहा? क्या एफआईआर रद्द हो गई? नहीं, रद्द नहीं हुई। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की और ओला को कुछ अंतरिम राहत दी है। इसे आप प्रोटेक्टिव ऑर्डर्स कह सकते हैं। मतलब ये कि जांच तो जारी रह सकती है, लेकिन शायद गिरफ्तारी जैसी कोई सख्त कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ओके, तो ये एक तरह की अस्थायी राहत है। हाँ बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक टेम्पररी रिलीफ है, कोई अंतिम फैसला नहीं है। मामला अभी भी कोर्ट में है और कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। तो एक तरफ तो ये कानूनी दांव पे चल रहे हैं, लेकिन इस घटना का असर सिर्फ कोर्टरूम तक तो नहीं रहा होगा। समाज में, खासकर टेक इंडस्ट्री में क्या रिएक्शन था? इसका सामाजिक असर बहुत जबरदस्त रहा है। जैसे ही अरविंद की कहानी और सुसाइड नोट की बातें मीडिया में आईं, सोशल मीडिया पर तो जैसे एक उबाल सा आ गया। #JusticeForArvind और #ToxicWorkCulture, ये हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। और ये सिर्फ सहानुभूति दिखाने तक सीमित नहीं रहा। #ToxicWorkCulture, ये शब्द तो आजकल बहुत सुनने में आता है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो क्या लोगों ने इस हैशटैग के जरिए अपने अनुभव भी बताए? हजारों की संख्या में लोगों ने, खासकर जो आईटी, स्टार्टअप और टेक सेक्टर में काम करते हैं या कर चुके हैं, उन्होंने अपने अनुभव खुलकर बताने शुरू कर दिया। अच्छा? लोगों ने बताया कि कैसे लंबे वर्किंग आवर्स, ऐसे टारगेट्स जो पूरे नहीं हो सकते, लगातार की निगरानी और जिसे वो कहते हैं मैनेजमेंट का मानसिक दबाव, ये सब कई कंपनियों में बहुत आम है। अरविंद की कहानी कई लोगों को अपनी कहानी जैसी लगी। तो मतलब ये मामला एक व्यक्ति या एक कंपनी की कहानी से कहीं बड़ा बन गया। एक पूरी वर्क कल्चर पर सवाल उठने लगे। आपने बिल्कुल सही समझा। ऐसा लगा कि इसने एक दबी हुई बहस को सतह पर ला दिया है। ये घटना एक प्रतीक बन गई। चर्चा ये होने लगी कि क्या भारत के कॉरपोरेट जगत में, खासकर ये जो तेजी से बढ़ने वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम है, क्या वहां कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को, उनकी मानवीय गरिमा को नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या ये ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट, मतलब हर कीमत पर विकास वाली मानसिकता हावी हो रही है? और यहीं पर फिर वो कॉर्पोरेट जवाबदेही वाला सवाल आ जाता है ना? हाँ। अगर किसी कंपनी का माहौल इतना खराब है कि कर्मचारी ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाए, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? यही सबसे बड़ा सवाल है जो इस पूरी बहस के केंद्र में है। क्या जिम्मेदारी सिर्फ उस मैनेजर की है जो सीधे दबाव डाल रहा है, या फिर कंपनी के टॉप लीडरशिप की भी है जो ऐसी संस्कृति को पनपने दे रही है? सही बात है। क्या कंपनियों की नीतियां सिर्फ मुनाफे और प्रदर्शन पर ही टिकी होनी चाहिए, या उन्हें कर्मचारियों की भलाई, जिसे एम्प्लॉय वेलबीइंग कहते हैं, उसको भी उतनी अहमियत देनी चाहिए? इस घटना ने इन सवालों को और तीखा कर दिया है। ये एक मुश्किल संतुलन भी है देखा जाए तो। एक तरफ भारत दुनिया में इनोवेशन और स्टार्टअप्स का एक बड़ा हब बन रहा है। इसके लिए महत्वाकांक्षा, तेज रफ्तार, ये सब जरूरी है। हाँ, वो तो है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि इस तेजी की मानवीय कीमत क्या है। कहीं हम कुछ ज्यादा तो नहीं चुका रहे? हाँ, और शायद अब वो समय आ गया है कि कॉर्पोरेट जगत इस संतुलन पर गंभीरता से सोचे। महत्वाकांक्षा और प्रदर्शन जरूरी हैं, लेकिन वो कर्मचारियों के शोषण या उनके मानसिक स्वास्थ्य की कीमत पर तो नहीं आने चाहिए। इस घटना ने एक तरह से कॉर्पोरेट इंडिया के लिए एक वेकअप कॉल का काम किया है
कि भाई अपनी कार्य संस्कृति और नीतियों को दोबारा देखो, उनका पुनर्मूल्यांकन करो। पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रिया तो अभी चली रही है, उसका नतीजा जो भी हो, लेकिन जो सामाजिक प्रतिक्रिया हुई है, गुस्सा और न्याय की मांग उठी है, उसका भी अपना महत्व है। बहुत ज्यादा। यह दिखाता है कि लोग अब शायद चुप रहने को तैयार नहीं हैं। बिल्कुल, और इसका असर कंपनियों की इमेज पर, उनकी प्रतिष्ठा पर भी पड़ता है। आज के दौर में खासकर जो टैलेंटेड युवा हैं, उनके लिए सिर्फ अच्छी सैलरी ही काफी नहीं होती। वो काम करने के लिए एक पॉजिटिव, सम्मानजनक और सपोर्टिव माहौल भी चाहते हैं। सही कहा। तो ऐसी घटनाएं टैलेंट को कंपनी में लाने और बनाए रखने की क्षमता को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती हैं। ये सिर्फ एक नैतिक मुद्दा नहीं रहा, ये एक बिजनेस का मुद्दा भी बन गया है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये एक बहुत पेचीदा और बहुस्तरीय मामला है। एक अनुभवी इंजीनियर की दुखद मौत, एक लंबा 28 पन्नों का सुसाइड नोट जिसमें देश के सबसे जाने माने स्टार्टअप फाउंडर्स में से एक पर गंभीर आरोप हैं। फिर मौत के ठीक बाद कंपनी का वो संदिग्ध भुगतान और एक कानूनी लड़ाई जो अभी चल ही रही है। और इन सबके साथ एक व्यापक सामाजिक बहस भी जुड़ी हुई है। इसने भारत में वर्कप्लेस कल्चर पर, कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, लीडरशिप की जवाबदेही पर, यहाँ तक कि विकास के मॉडल पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये भी दिखाता है कि सोशल मीडिया अब कैसे कॉर्पोरेट जवाबदेही के लिए एक तरह का अनौपचारिक मंच बन गया है, जहां भले ही औपचारिक शिकायतें ना हो, लेकिन जनमत का दबाव बन सकता है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कानूनी प्रक्रिया का अंतिम नतीजा क्या निकलता है और क्या ये घटना सच में कॉर्पोरेट जगत में काम करने के तरीकों में कोई सार्थक बदलाव ला पाएगी। उम्मीद तो यही करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कहा गया, ये शायद सिर्फ एक केस नहीं है। ये उन कई अनकही कहानियों का प्रतीक बन गया है जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे ही रह जाती हैं। तो आज हमने ओला इलेक्ट्रिक इंजीनियर आत्महत्या मामले के कई अहम पहलुओं पर गौर किया। 38 वर्षीय की अरविंद की दुखद मृत्यु, उनका वो 28 पन्नों का विस्तृत सुसाइड नोट जिसमें सीईओ भावेश अग्रवाल और एक अन्य अधिकारी पर मानसिक उत्पीड़न और वेतन रोकने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। हमने ये भी देखा कि कैसे अरविंद की मृत्यु के 2 दिन बाद कंपनी ने उनके खाते में 17 लाख से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की, जिससे मामला और उलझ गया। पुलिस ने आईपीसी 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। हालांकि ओला ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी है और फिलहाल उन्हें कुछ अंतरिम राहत मिली हुई है। लेकिन ये मामला अदालती कार्यवाही से कहीं आगे निकल गया है। सोशल मीडिया पर #Justice for Aravind और #Toxic Work Culture जैसे ट्रेंड्स ने दिखाया कि ये मुद्दा कितने गहरे तक लोगों से जुड़ा। हाँ, खासकर टेक इंडस्ट्री में काम करने वालों की भावनाओं से। बिल्कुल। निश्चित तौर पर इस घटना ने वर्कप्लेस पर कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा, उत्पीड़न के खिलाफ एक माहौल बनाने और कॉरपोरेट लीडरशिप की जवाबदेही तय करने की जरूरत पर एक राष्ट्रव्यापी बहस को जन्म दिया है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या विकास और महत्वाकांक्षा की इस अंधी दौड़ में मानवीय संवेदनाएं कहीं पीछे छूट रही हैं? और इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। एक सोचने वाली बात यह भी है कि किसी कॉर्पोरेट सेटिंग में जहां अक्सर औपचारिक शिकायतों का अभाव होता है, वहां उत्पीड़न या अत्यधिक दबाव जैसी स्थितियों को साबित करना कितना मुश्किल हो सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।